हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हिमेटोलॉजी का ही टॉपिक हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगेन हिमेटोलॉजी की टॉपिक। और इसके पहले वाले जो हिमेटोलॉजी टॉपिक में हमने पढ़ा है वो पढ़ा है अबाउट द सीबीसी बाय द पीबीएस कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से हम लोग सीबीसी की रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। पिछला क्लास जो हमने खत्म किया था, जो फिनिश किया था, वो जस्ट इसी पैरामीटर पे हमने फिनिश किया था, जिसमें पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि ये सारे जो पैरामीटर जो सीबीसी काउंट में दिए हुए रहते हैं इनको कैसे फिल किया जाता है। मतलब ये सारे नॉर्मल पैरामीटर हम लोग करना सीख गए थे, ये हमारा हो चुका था। पिछले क्लास में जो हमने रिमेनिंग टॉपिक छोड़ा था सर, वो ए वाला था, कमेंट। सीबीसी में दो पैरामीटर होता है। अगर मोटा मोटी तौर पे बात करें, एक तो नॉर्मल रेंज की पैरामीटर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की, आरबीसी काउंट की, टीएलसी की, एमसीबी की, एमसीएच, एमसीएससी, प्लेटलेट, डीएलसी, सबके जो है नॉर्मल रेफरेंस रेंज में जो है काउंटिंग दिए हुए रहते हैं। वो हो गया एक अनदर थिंग। एक नॉर्मल रेफरेंस रेंज दिया हुआ रहता है, एक जितना रिजल्ट आया वो दिया हुआ रहता है। दूसरा पैरामीटर आता है कि सीबीसी के ऊपर ही कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कमेंट लिखने के लिए। तो एक कमेंट क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है और इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है और किस किस कंडीशन में क्या क्या कमेंट लिखा जा सकता है, बस उसी पे आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ज्यादा हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट में लगभग आपने मोटा मोटी तौर पे ये जो है 4 पैरामीटर जो है वो देखा होगा कमेंट में लिखा हुआ सीबीसी की रिपोर्ट में, जिसमें आरबीसी की कमेंट लिखी जाती है, डब्ल्यूबीसी की कमेंट लिखी जाती है, प्लेटलेट की कमेंट लिखी जाती है, एज वेल एज हेमोपैरासाइट्स की कमेंट लिखी जाती है। हेमोपैरासाइट मतलब कौन कौन से पैरासाइट्स ब्लड में पाए जाते हैं उनके बारे में। इन चारों पैरामीटर पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। सबसे फर्स्ट वन जो पैरामीटर लिखा जाता है सर, वो लिखा जाता है ऑन द आरबीसी। सबसे पहला पैरामीटर किस पे लिखा जाता है कमेंट? रेड ब्लड सेल पे। हम लोग, मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो सीबीसी रिपोर्ट में कमेंट आपको कैसे लिख करके देना है इस बात को जरूर सीख जाएंगे। सबसे फर्स्ट वन कमेंट लिखा जाता है रेड ब्लड सेल के लिए, आरबीसी के लिए। आरबीसी का जब आप कमेंट लिखेंगे उसके पहले एक बात का और आपको ध्यान देना है कि जब हम लोग सीबीसी काउंट करने के लिए सीख रहे, सीबीसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीख रहे थे पिछले क्लास में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए आपको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाना होता है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को आपको लिस्मन स्टेन से स्टेन करना होता है और स्टेन करने के बाद उसका जो टंग शेप की एरिया होती है, जो टेल एरिया होता है, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन करने होते हैं। तो पीबीएस का मेन, अगर मोटो बोला जाए, मेन गोल बोला जाए, ऐसे तो हमने इस पैरामीटर को फिल करने के लिए भी पीबीएस को यूज किया था, लेकिन अगर मेन गोल बोले तो हमें कमेंट लिखने के लिए ही पीबीएस की रिक्वायरमेंट होती है। कमेंट किसी भी सीबीसी रिपोर्ट में विदाउट ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के हेल्प से आप नहीं लिख सकते हो। तो आपके पास वही जो पुराना वाला हमने पिछले क्लास में बनाया था पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, होप सो आपके पास अभी होगा मतलब माइंड में होगा, और उसको आपने स्टेन करके अभी रखे हुए होगा। ऑयल इमर्शन लेंस पे सारा कमेंट्स हम लोग देखेंगे। जो आपको पीबीएस है उस पे एक 1 ड्रॉप सेडारोड ऑयल डालिए, 100 ऑयल इमर्शन लेंस पर जो है माइक्रोस्कोप को, ऑब्जेक्टिव को फिक्स कीजिए और फोकस कर लीजिए। अब ये आप इंश्योर कीजिए कि आपको सारे सेल्स की विजिबिलिटी क्लियर है। उसमें रेड ब्लड सेल भी क्लियर दिख रहे हैं, डब्ल्यूबीसी भी दिख रहे हैं, प्लेटलेट भी दिख रहे हैं, हेमोपैरासाइट अगर है तो वो भी दिख रहे हैं, नहीं है तो नहीं दिखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो पहला फोकस में रेड ब्लड सेल पर ही करना है। बस वही टंग शेप का जो टेल वाला एरिया है उसी में ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि रेड ब्लड सेल को अगर हमें ऑब्जर्व करेंगे पीबीएस पे तो कमेंट में लिखना क्या और क्या क्या पैरामीटर देखना है। रेड ब्लड सेल को कमेंट लिखने के लिए कम से कम 4 से 5 पैरामीटर हमें देखनी होती है ऑन द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। क्या क्या देखना होता है सर? सबसे फर्स्ट वन पैरामीटर जो आपको आरबीसी के कमेंट में देखना है वो ऑन द बिहाफ ऑफ साइज। क्या देखना है? साइज। दूसरा, हमें रेड ब्लड सेल का कलर ऑब्जर्व करना है। थर्ड वन, हमें रेड ब्लड सेल का शेप ऑब्जर्व करना है। एंड फोर्थ वन, हमें रेड ब्लड सेल का अरेंजमेंट ऑब्जर्व करना है। अरेंजमेंट हमें ऑब्जर्व करना है। एंड फिफ्थ वन, हमें रेड ब्लड सेल का एनआरबीसी, जिसको हम लोग न्यूक्लिएटेड आरबीसी कहते हैं, उसको ऑब्जर्व करना है। मतलब रेड ब्लड सेल को कमेंट करने के लिए आपको पीबीएस में रेड ब्लड सेल के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला साइज, साइज के बिहाफ पे कमेंट लिखोगे। दूसरा कलर, कलर के बिहाफ पे कमेंट लिखोगे। थर्ड वन शेप, शेप के बिहाफ पे कमेंट लिखोगे। फोर्थ वन अरेंजमेंट,
कैसा अरेंजमेंट है उस पे यहाँ पे कमेंट लगेगा। फिफ्थ वन एन आरबीसी, एन मतलब न्यूक्लिएटेड आरबीसी, आरबीसी एज वी ऑल नो आरबीसी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। अगर वो है तो उसे भी लिखना होगा। कैसे लिखेंगे इस बात को पहले डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट वन आता है साइज। रेड ब्लड सेल की नॉर्मल साइज क्या होता है सर? कंप्लीटली इरिथ्रोपोइसिस एज वेल एज रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ाया था कि रेड ब्लड सेल की जो नॉर्मल साइज होता है वो 7.25 से लेकर 7.45 माइक्रोमीटर, यानी 7.2 से 7.35 भी किसी बुक में दिख सकता है। एवरेज मान के चलो तो 7.3 माइक्रोमीटर होता है, या 7.25 माइक्रोमीटर भी आप एवरेज मान के चल सकते हो। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल की जो साइज होता है वो आप मान के चलो कि 7.3 माइक्रोमीटर है या 7.25 माइक्रोमीटर है। लेकिन बोलोगे वो माइक्रोस्कोप में हमें दिखेगा कैसे कि वो 7.2 माइक्रोमीटर की ही है, और नहीं है तो 7.2 माइक्रोमीटर से बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा गुरु, है ना सवाल। तो इसी को देखना तो आज सिखाऊंगा गुरु आप लोगों को। देखिए साइज के बिहाफ पे दो प्रकार से कमेंट लिखे जाते हैं रेड ब्लड सेल के बिहाफ में। क्या क्या लिखे जा सकते हैं सर? साइज के बिहाफ पे सबसे फर्स्ट वन कमेंट जो होता है, अगर मैं साइज की बात करूं तो उसमें एक होता है माइक्रोसिटिक, एक होता है मैक्रोसिटिक, थर्ड वन होता है नॉर्मोसिटिक। तीन कमेंट्स जो हैं वो साइज के बिहाफ पर लिखे जाते हैं रेड ब्लड सेल के लिए। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, लार्ज। एंड नॉर्मो का मतलब क्या होता है? नॉर्मल साइज। अगर रेड ब्लड सेल की जो साइज है 7.2 माइक्रोमीटर या 7.3 माइक्रोमीटर, अगर वही साइज में दिखेगा तो वो रेड ब्लड सेल जो होंगे कहे जाएंगे नॉर्मोसिटिक। यानी सिटिक मतलब सेल और नॉर्मल मतलब साइज, नॉर्मल साइज, नॉर्मल साइज। जब रेड ब्लड सेल की साइज नॉर्मल होगी तो कही जाएगी नॉर्मोसिटिक। यदि रेड ब्लड सेल की साइज इंक्रीज हो जाए, कब, किससे? 7.3 माइक्रोमीटर से, तो उसको बोला जाएगा माइक्रोसिटिक, इंक्रीज इन साइज। और यदि रेड ब्लड सेल की साइज डिक्रीज हो जाए फॉर द रेफरेंस रेंज 7.2 माइक्रोमीटर से या 7.3 माइक्रोमीटर से नीचे हो जाए, 6.9 हो गया, 5.8 हो गया, 4.3 हो गया, कुछ भी नीचे हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोसिटिक, यानी डिक्रीज इन साइज। अब ये भी बोलोगे मेन बात पे आया नहीं हो गुरुजी, आपने अभी भी नहीं बताया है कि साइज दिखेगा कैसे पीबीएस में। आप बार बार बोल रहे हो पीबीएस में देखना है और साइज देखकर हमें कमेंट लिखना है, कैसे दिखेंगे? आते हैं अब मेन सवाल पे। जब आप पेरिफेरल ब्लड स्मेयर देखोगे सर तो कुछ इस प्रकार से आपको पीबीएस ऑब्जर्व होगा। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि रेड ब्लड सेल की साइज कितना होता है? 7.2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर, ठीक, 2 माइक्रोमीटर मान लो या 3, कुछ भी मान लो। रेड ब्लड सेल पीबीएस पर ही एक और ब्लड का सेल होता है जो व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में एक दो प्रकार के लिम्फोसाइट होता है, एक होता है लार्ज लिम्फोसाइट, एक होता है स्मॉल लिम्फोसाइट। जब डब्ल्यूबीसी की मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था स्मॉल लिम्फोसाइट की जो साइज होती है वो 7 to 10 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर? यानी एवरेज वो भी 7 से 8 माइक्रोमीटर के लमसम ही वो भी यूजुअली पाया जाता है। कौन? स्मॉल लिम्फोसाइट। अब स्मॉल लिम्फोसाइट तो ऑब्जर्व करना बड़ा इजी है कि नहीं? और पूरे के पूरे पीबीएस में आपको स्मॉल लिम्फोसाइट दिखेगा क्योंकि लिम्फोसाइट के 20 से 40% होता है कंसिस्टेंसी। करेक्ट सर? ठीक है। जिस फील्ड में भी देखोगे उसमें आपको दिखेगा ही दिखेगा, लगभग स्मॉल लिम्फोसाइट दिखने के चांसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे इससे इसका क्या मतलब है? स्मॉल लिम्फोसाइट को तो इजीली आप पहचान सकते हो ना। पहचान कैसे? क्योंकि स्मॉल लिम्फोसाइट इस प्रकार की स्टेनली होगी, ब्लू इस कलर का दिखेगा, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो डार्क ब्लू दिखेगा और साइटोप्लाज्मिक एरिया जो है बहुत ही कम दिखेगा, न के बराबर दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दिख रहा है, न्यूक्लियस का साइज ओवल शेप में होता है। तो इस प्रकार से इंडिकेट करके हम पहचान जाएंगे कि ये स्मॉल लिम्फोसाइट है। यहां पर देखो इट इज आल्सो अ स्मॉल लिम्फोसाइट। इसको बहुत डिटेल में डब्ल्यूबीसी की मॉर्फोलॉजी में पढ़े हैं। स्मॉल लिम्फोसाइट सारे डब्ल्यूबीसी को पहचानना पड़े हैं। ठीक, तो स्मॉल लिम्फोसाइट सबसे पहले आपको क्या करना है? रेड ब्लड सेल की साइज को डिटरमाइन करने के लिए कि आइदर ये बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, डिटरमाइन करने के लिए जो भी आपने फोकस किया है उस फील्ड में आपको पहले स्मॉल लिम्फोसाइट छांटनी है, ढूंढनी है। जैसे ही ढूंढ लिया, अब देखो कि जो स्मॉल लिम्फोसाइट के बगल अगल या जितने भी उस फील्ड में जो भी आरबीसी हैं उस स्मॉल लिम्फोसाइट से बड़ा है कि छोटा है कि उसी की साइज का है। जैसे यहां देखो ये है स्मॉल लिम्फोसाइट, इसमें जितने भी हम आरबीसी देख रहे हैं अप्रोक्स 95% आरबीसी जो है इसी के साइज के हैं। तो दैट मींस दिस स्लाइड इज ऑफ द नॉर्मोसिटिक। ये स्लाइड किसका हो गया सर?
इसमें जो है नॉर्मोसिटिक रेड ब्लड सेल है। इस वाले में देख लो, इसमें भी लगभग उसी साइज के आपको दिख रहे हैं, जो आप ये थोड़ा और जूम किया गया है, जो भैया लगभग उसी साइज के आपको दिख रहा है। ये भी है नॉर्मोसिटिक। कुछ इसमें एक दो सेल्स जो हैं वो अलग हैं, उनका डिस्कशन अभी बाकी है, उस पर भी नहीं बात करनी, ठीक। ओके, अगर ऐसा भी नहीं दिखे तो इसको आप देख करके अभी तैयार रहो। पहला नॉर्मोसिटिक छांटना आपको समझ में आया। अगर ऐसा सेल दिख रहा है पूरे के पूरे हमें पीवीएस में, पूरे मतलब जिस एरिया में हमें ऑब्जर्व करना है ऑन द टेल एरिया, तो हम उसको लिखेंगे नॉर्मोसिटिक आरबीसी। अब अगर स्मॉल लिम्फोसाइट से रेड ब्लड सेल की साइज इंक्रीज हो गई हो, बड़ा हो गया हो, तो उसको बोलेंगे माइक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक इंक्रीज हो गया हो रेड ब्लड सेल की, जैसे देख लो सर यहां पर स्मॉल लिम्फोसाइट हमें दिख रहा है, लेकिन इस पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में देखो 1 2 3 4, ये तो कुछ ठीक है, 5 6, ये लगभग जो रेड ब्लड सेल हैं इस स्मॉल लिम्फोसाइट से हमें बड़े दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये कौन सा हो जाएगा सर, ये जो हो जाएगा आपको, सॉरी, ये जो स्लाइड हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा माइक्रोसिटिक का। क्या हो जाएगा, माइक्रोसिटिक का। चलो ये भी समझ गए। यानी हमारा अब टारगेट जब भी रेड ब्लड सेल का साइज देखना होगा तो हम स्मॉल लिम्फोसाइट को ही पहले देखेंगे। नॉर्मो माइक्रो दोनों दिख गया। माइक्रोसिटिक रेड ब्लड सेल देखोगे तो उसमें एक्चुअल माइक्रोसिटिक रेड ब्लड सेल जो है हमेशा यूजुअली नहीं दिखता है। नॉर्मल कंडीशन आपको या तो नॉर्मोसिटिक दिखेगा या तो माइक्रोसिटिक दिखेगा। अब माइक्रोसिटिक पहले देख लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। माइक्रोसिटिक का मतलब क्या हो गया, जब रेड ब्लड सेल का साइज लिम्फोसाइट से, स्मॉल लिम्फोसाइट से छोटा हो जाए। जैसे कैसे देखेंगे, ये है स्मॉल लिम्फोसाइट, इसमें लगभग रेड ब्लड सेल देखो इसके साइज से छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी 80% सेल्स जो है इससे छोटे दिख रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया सर, ये हो गया माइक्रोसिटिक आरबीसी। ये कौन सा हो गया आरबीसी सर, माइक्रोसिटिक आरबीसी। माइक्रोसिटिक आरबीसी मतलब आरबीसी के सेल साइज छोटा होगी। तीनों कमेंट आपको समझ में आ गया कि कैसे देख करके लिखोगे सर। होप सो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरी बात जो मैं यहां बोल रहा था कि माइक्रोसिटिक जो है बहुत ही रेयरली आपको दिखेगा। पहला तो रेयरली देखने के पीछे रीजन ये होगा कि सबसे फर्स्ट वन आपको दिख सकता है, माइक्रोसिटिक को छांटने का एक और रूल बता देता हूं, दिख सकता है आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 और फोलिक एसिड विटामिन की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में आरबीसी जो है उसके सिंथेसिस, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट होता है, जिसके कारण आरबीसी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है और फिर जो है आपको इस प्रकार का आरबीसी दिखने लगता है। और इस कंडीशन में आपको माइक्रोसिटिक आरबीसी दिखेगा, लार्ज आरबीसी दिखेगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बात बताया हूं, आगे एक बार और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की और डिस्कशन आएगी बीच में। इसमें आपको छांटने के लिए माइक्रोसिटिक एनीमिया, अगर मेगालोब्लास्टिक माइक्रोसिटिक आरबीसी अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में हुआ, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी के कंडीशन में यदि हुआ है, तो इस कंडीशन में जो डब्ल्यूबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसी में जो न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है वो हाइपर सेगमेंटेड हो जाता है। न्यूट्रोफिल का हाइपर सेगमेंटेड होने का क्या मतलब है, मैंने डब्ल्यूबीसी की मॉर्फोलॉजी पढ़ाया तो उसमें बताया कि न्यूट्रोफिल में के न्यूक्लियस में यूजुअली मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, यूजुअली 3 से 5 लोब पाया जाता है उसके न्यूक्लियस में। लेकिन अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हुई है, या रेड ब्लड सेल माइक्रोसिटिक हो गया, लार्ज हो गया है, तो इस कंडीशन में न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंटेड, मतलब कि 3 से 5 लोब नहीं, लगभग 8 से 10 लोब हो जाएगा। जैसे यहां देखो न्यूट्रोफिल आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोब हमको इस न्यूट्रोफिल में दिख रहा है। देखो माइक्रोसिटिक है, इसीलिए इस कंडीशन में आपको न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंटेड दिख रहा है, मतलब मल्टीपल ऑफ सेगमेंट इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो ये एक अच्छा खासा आप पहचान सकते हो। दूसरा मैं बोल, ये तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा मैं बोल रहा था कि माइक्रोसिटिक आपको रेयरली दिखेंगे, लार्ज सेल्स बहुत कम ही दिखेंगे, क्योंकि ज्यादातर डिफिशियंसी में जो है सेल्स छोटे हो जाते हैं। ये एक डिफिशियंसी आपको बताया। अब इसकी थोड़ी सी डिस्कशन और आगे के बात में की जाएगी। होप सो इतना सा समझ में आ गया होगा आपको सर। पहला आप साइज देखना सीख गए। दूसरा आरबीसी के पैरामीटर में हमें क्या देखना है सर, कलर देखनी है सर जी। अब बताओ कि कलर हम कैसे देख पाएंगे सर। दूसरा हमें आरबीसी में क्या देखना है सर, कलर देखना है।
अब कलर में भी अगेन 3 पैरामीटर होगा। एक हाइपो कलर का मतलब होता है क्रोम, गूगल क्रोम नहीं, क्रोमिया का मतलब होता है, क्रोमिया मतलब कलर होता है। तो आरबीसी के कंडीशन में कलर के बिहाफ पर भी 3 प्रकार के कमेंट लिखे जाते हैं। कैसे सर? एक लिखा जाएगा आपको हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर, हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक। एक होगा हाइपर क्रोमिक, ठीक है, और एक होगा नॉर्मोक्रोमिक। एक क्या होगा सर? नॉर्मोक्रोमिक। चलो जी सर, अब इस पे भी थोड़ा सा बात करते हैं। अब बोलोगे कलर हमें देखना पहचानना आएगा कैसे? एक्चुअल में जो नॉर्मल कलर होता है रेड ब्लड सेल का वो कैसा दिखता है सर? रेड कलर का दिखता है। हम लोग पीबीएस पर देख ही रहे थे अभी कि हमें कलर जो है वो रेड कलर का दिखता है, सारे के सारे पीबीएस पे रेड कलर का दिखता है। लेकिन रेड कलर ऐसे बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होता है रेड ब्लड सेल का शेप, हमने पढ़ा है जाके मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी में, वो भी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल कलर ये बाइकॉन्केव डिस्क लाइक आपको थ्रेड शेप जब देखोगे तब दिखेगा। नॉर्मल अगर हम देखते हैं ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो हमें कुछ आरबीसी इस प्रकार का दिखता है, स्फेरिकल शेप में दिखता है। इस स्फेरिकल शेप में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इस स्फेरिकल शेप में जो 1/3 एरिया जो होता है आरबीसी का वो हमें पेलर दिखता है। पेलर मतलब बीच में व्हाइट दिखता है। देखो ये जो भी नॉर्मल आरबीसी होंगे बीच में आपको व्हाइट दिख रहा है, वही बाइकॉन्केव वाला के इफेक्ट के कारण है, बीच में हीमोग्लोबिन की कंसिस्टेंसी कम होता है तो इसलिए हमें व्हाइट दिखता है। ये नॉर्मल है। सेंटर में आप सभी आरबीसी के देखो व्हाइट दिख रहा होगा। अगर यही व्हाइट की कंसिस्टेंसी जो सेंटर में व्हाइट दिख रहा था उसको बढ़ के 1/4 1/5 हो जाए, जैसे देखो इतना दिख रहा है तो ये नॉर्मल था, नॉर्मोक्रोमिक था, ठीक है। लेकिन यही व्हाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, व्हाइट का जो डायामीटर है वो इंक्रीज हो गया, दिखना इतना सा में चाहिए था, अब दिख रहा है यहां तक व्हाइट। तो ये वाला जो व्हाइट दिख रहा है सर इतना ज्यादा 1/4 एरिया डायमीटर जो है व्हाइट कलर का हो गया, पेलर हो गया, फेड हो गया, मतलब हीमोग्लोबिन अब नहीं है। रेड ब्लड सेल का कलर हीमोग्लोबिन से ही होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए जो है ये क्या हो गया, ये हाइपोक्रोमिक हो गया, इसमें कलर की कमी हो गई। कैसे पहचानेंगे? ऐसा से अगर देखो ये था नॉर्मोक्रोमिक, इसमें क्या था, नॉर्मल कलर थे, क्योंकि सेंटर में हमें 1/3 में दिख रहा था नॉर्मो। 1/3 एरिया पेलर है, पेलर क्या बोलते हैं, पेलर मतलब पेल, पेल पेल कलर का, पेल मतलब जो होता है कम कलर का, ठीक है। 1/3 एरिया पेलर है तो समझ लीजिए ठीक है, इस कंडीशन दिख रहा था तो बहुत बढ़िया है। लेकिन 1/3 एरिया से ज्यादा फेड हो गया, 1/3 एरिया से ज्यादा जो है हमें कलर की कंसिस्टेंसी कम हो गई। जैसे इस स्लाइड में देखो, यहां पर देखो, हाँ इस स्लाइड में देखो, यहां तक, इसमें देखो, इन सब में जो है ज्यादातर जो है वो हमें ज्यादा एरिया जो है पेल दिख रहा है, फेड दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। तो ए एरिया जो है इस प्रकार के आरबीसी जो है वो हमें कहे जाएंगे हाइपोक्रोमिक। क्या बोले जाएंगे? हाइपोक्रोमिक, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगा सर? ये यहां पर एक और दिखाया आपको, सीवियर हाइपोक्रोमिक, यहां से भी ज्यादा डायमीटर हो गया यहां पर व्हाइट होने का, ये तो सीवियर, ये तो बिल्कुल खत्म मामला है, ऐसा दिखना बहुत रेयर है। ये दिख रहा है तब तक ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योर हो जाएगा। थर्ड कंडीशन मैंने बताया था कि हाइपरक्रोमिक, जैसे मैंने बोला कि माइक्रोसिटिक बड़ा रेड ब्लड सेल कम दिखेगा, वैसे ही हाइपरक्रोमिक आरबीसी भी कम दिखेंगे, रेयर दिखेंगे। दिखने का पहला रीजन एक वही होगा कि आपको मल्टी सेगमेंटेड या हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल दिख रहा है, मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ होगा, तब जो है आरबीसी की साइज भी बड़ा हो जाता है और आरबीसी के कलर भी जो है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे देखो इसमें दिख रहा था ना बीच में व्हाइट, एक में भी आपको व्हाइट नहीं दिख रहा, सबके सब जो है बिल्कुल गाढ़ा सा कलर दिख रहा है, बिल्कुल गाढ़ा सा रेड दिखेगा, ये है हाइपरक्रोमिक आरबीसी, ठीक। अब एक किस कंडीशन में दिखेगा? पहला वही विटामिन बी12 की कमी हो गई है तो। दूसरा जो है हाइपर क्रोमिक रेड ब्लड सेल दिखने के पीछे रीजन होता है, जैसे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताऊं, ये डिहाइड्रेशन, मतलब एक कंडीशन जो है आपकी बॉडी में अगर वाटर की डिफिशियंसी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो आपको आरबीसी इस तरीके के दिखने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए मैं यहां बोल रहा था कि हाइपो हो गया मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया इसलिए दिख रहा है हाइपो, लेकिन हाइपर हो गया इसका मतलब एक कतई नहीं है कि इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया। कभी भी रेड ब्लड सेल जो है हाइपरक्रोमिक नहीं होते हैं रियल कंडीशन में।
आपको ब्लड इंडाइसिस पढ़ा रहा था तब भी बताया था। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हाइपरक्रोम का कलर कब बढ़ेगा? जब हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। MCHC मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन अगर यदि इंक्रीज होता है तो जो है कलर इंक्रीज होगा। लेकिन कभी भी एक रेड ब्लड सेल जो है जितना उसकी एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन को बाइंड करने का, उस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा रेड ब्लड सेल कभी भी हीमोग्लोबिन को नहीं बाइंड कर सकता है। इसलिए कभी भी कॉन्सेंट्रेशन उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। जैसे हमारे पास एक गिलास पानी में जितना कलर घोलने की शक्ति है उतना ही हम घोल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं घोल सकते। तो क्या कलर बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए हाइपरक्रोमिक रियल कंडीशन में होता ही नहीं है। लेकिन अब बोलो डिहाइड्रेशन का, जैसे मैं एक एग्जांपल बोला, कैसे हो जाएगा? एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल और समझ लो कि स्मॉल एग्जांपल और समझने के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है। सपोज दैट आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है, एक नहीं 2 टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में जो है रेड कलर डालो 5 ग्राम और इस टेस्ट ट्यूब में भी जो है 5 ग्राम रेड कलर डालो। हमने क्या डाला है? रेड कलर डाला। बस समझने के लिए एक एग्जांपल है। दोनों में हमने 5-5 ग्राम रेड कलर डाला। ये इसको हम लोग ए नाम रखते हैं, इसको बी टेस्ट ट्यूब नाम देते हैं। इसमें हमने जो है 100 ml डिस्टिल वाटर डाला। कितना? 100 ml। और इसमें जो है हमने 25 ml डिस्टिल वाटर डाला। कितना? सॉरी 50 ml डिस्टिल वाटर डाला। कलर की जो मात्रा थी, अमाउंट थी, हमने दोनों में समान डाला, लेकिन एक में हमने वाटर ज्यादा डाला है और एक में हमने जो है वाटर कम डाला। क्लियर हो गया? तो अब इसमें हम इसको घोलेंगे, फिर इसको भी घोलेंगे, दोनों के घोलेंगे। अब आप बताओ कि रेड कलर हमें सबसे ज्यादा किस में दिखेगा? ए में, टेस्ट ट्यूब ए में दिखेगा कि बी में दिखेगा? आप बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन हुआ, ये तो टेस्ट ट्यूब बी में ही ज्यादा रेड कलर दिखेगा ना। क्यों दिखेगा? क्योंकि इसमें हमने पानी ज्यादा डाल दिया था, डाइल्यूट था और रेड कलर, इसमें वाटर की कमी थी, इसलिए डाइल्यूट नहीं कॉन्सेंट्रेटेड कलर दिखा, ज्यादा रेड कलर दिख रहा है। बस वही हालात हो गए सर जी, यहाँ इसको रेड ब्लड सेल में भी वही हालात हो गया है। पहले इसका जो अमाउंट था रेड ब्लड सेल के अंदर वो जितना चाहिए था उतना था तो नॉर्मल दिख रहा था। अब इस रेड ब्लड सेल के अंदर से पानी कम कर दिए, 100 ml से 50 ml कर दिए, तो कलर ज्यादा दिखने लगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने इसमें कलर ज्यादा मिक्स किया था, नहीं, कलर तो उतना ही था, फिर भी ज्यादा इसलिए दिखा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर की वॉल्यूम हमने कम कर दी। अब यहां पर ये जो 5 ग्राम कलर डाला इसको हीमोग्लोबिन मान लो, तो हीमोग्लोबिन उतना ही था, लेकिन या कम भी था, वाटर की भी डिफिशियंसी हो गई, इसलिए जो है उसका कलर हाइपर दिखने लगा। दिस इज अ कंडीशन सिनेरियो ऑफ द हाइपरक्रोमिक रेड ब्लड सेल। तो अब आपको कलर वाला सिनेरियो समझ में आ गया कि आप माइक्रोस्कोप में कलर कैसे समझेंगे और कैसे देखेंगे। हाइपोक्रोमिक का मतलब कि लेस कलर, हाइपोक्रोमिक का मतलब लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, या डिक्रीज इन कलर बोलेंगे, डिक्रीज इन कलर बोलेंगे। कलर को कैसे पहचानेंगे अभी सीखे। हाइपरक्रोमिक मतलब इंक्रीज, हाइपरक्रोमिक का मतलब इंक्रीज इन कलर। अभी कमेंट पे आ जाएंगे, बस पहले जान तो ले, समझ तो ले, कैसे लिख पाएंगे, पहले पहचानेंगे तब तो लिखेंगे। और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब कि जब नॉर्मल कलर हो, तब जब नॉर्मल कलर हो किसके? रेड ब्लड सेल की। सभी सिनेरियो में रेड ब्लड सेल मेंशन करना है। यानी हाइपरक्रोमिक का मतलब जब रेड ब्लड सेल का कलर ज्यादा दिखे, नॉर्मल क्रोमिक का मतलब जब रेड ब्लड सेल का कलर नॉर्मल दिखे, और हाइपोक्रोमिक का मतलब रेड ब्लड सेल का कलर कम दिखे। अब ये जो साइज और कलर दोनों का सिनेरियो हमने पीबीएस पे देख के आपने पहचाना। इन दोनों को आप जो सीबीसी में रन किया था रिपोर्ट, उसमें एक जो रिजल्ट आया था ब्लड इंडाइसिस का, जिसमें 3 पैरामीटर थे, एमसीबी, एमसीएच और एमसीएचसी, उनको देख करके भी आप बता सकते हो। साइज जो है रेड ब्लड सेल की साइज जो है, वो जो आपको ब्लड इंडाइसिस में एमसीबी था उसके बिहाफ पे आप बता सकते हो। मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम का जो रेंज होता है 80 से 100 फेम्टोलीटर होता है। अगर 80 फेम्टोलीटर से कम होगा एमसीबी का रिजल्ट, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो माइक्रोसेटिक दिखेगा। ये 100 से ज्यादा होगा तो माइक्रोसेटिक दिखेगा, और 80 और 100 के बीच में होगा तो नॉर्मोसेटिक दिखेगा। सेम जो पीबीएस पे दिख रहा है वो ब्लड इंडाइसिस में भी आपको रिजल्ट दिखेगा। कलर को आप उसमें प्रेजेंट एमसीएचसी की रिपोर्ट, एमसीएचसी या एमसीएच के रिपोर्ट के बिहाफ पर भी आप बता सकते हो। अगर एमसीएचसी का या एमसीएच का जो कॉन्सेंट्रेशन वो डिक्रीज हो गया है वहां ब्लड इंडाइसिस में,
तो वो माइक्रो हाइपोक्रोमिक हो जाएगा, इंक्रीज हो गया है तो हाइपरक्रोमिक, और एमसीएचसी का रिजल्ट जो है या एमसीएच का रिजल्ट जो है नॉर्मल है तो समझ लो कि वो नॉर्मोक्रोमिक। यानी कलर जो है एमसीएच के बिहाफ पे और साइज जो है एमसीबी के बिहाफ पे डिसाइड होता है, अगर आपने ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व किया है तो, और उसको कोरिलेट हमने पीबीएस से किया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब रेड ब्लड सेल की आरबीसी की हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं किसी भी एनीमिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए, छांटने के लिए, बताने के लिए क्या इधर हाइपरक्रोमिक एनीमिया है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक है एनीमिया का टाइप, फिजियोलॉजिकल एनीमिया एज वेल एज इटियोलॉजिकल एनीमिया फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे क्या होते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी आऊंगा कमेंट पर भी। 2 पैरामीटर हमारे कंप्लीट हो गए, कौन कौन से सर? एक तो हो गया हमारा कलर और एक हो गया हमारा पैरामीटर कंप्लीट साइज का। तीसरा पैरामीटर आता है वो है शेप का। कौन सा पैरामीटर है सर? थर्ड वन पैरामीटर जो है हमारा वो है शेप। शेप का मतलब क्या है? आरबीसी का शेप कैसा होता है सर? बाई कॉनकेव डिस्क लाइक, 2 और कॉनकेव होगा और बीच में जो है धसा हुआ होगा जिससे आपको डिस्क के आकार का दिखेगा। लेकिन ये बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप आपको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में तो दिखता नहीं है। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में आप बोलोगे आप कि सर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में तो हमें केवल और केवल जो है वो क्या दिखता है, ये इस प्रकार का स्फेरिकल शेप दिखता है। इसी स्फेरिकल शेप में जो है वो आपको सारे वेरिएशंस ऑब्जर्व हो जाएंगे, दिख जाएंगे। कैसे, इस पे बात करते हैं। अगर हमें इस प्रकार का स्फेरिकल शेप है, 1/3 एरिया पैलर है, तो हम समझेंगे वो तो ठीक है, नॉर्मल साइज है। यही हमने पढ़ा नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक में ना। अगर रेड ब्लड सेल की साइज वेरी करता है, वेरिएशन में कौन कौन से साइज हो सकते हैं? टारगेट सेल दिख सकता है, टीयर ड्रॉप सेल दिख सकता है, आपको सिकल सेल दिख सकता है। ये सारे जो हैं वो एबनॉर्मल शेप में आते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी पढ़ा रहा था तो उसमें सारे कुछ आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से एबनॉर्मल शेप होते हैं रेड ब्लड सेल के, वो लेक्चर भी देखना। अब जैसे हमने मॉर्फोलॉजी देखना स्टार्ट किया रेड ब्लड सेल की, हमने थर्ड स्लाइड मतलब उसी पे थर्ड पैरामीटर हम शेप देखना स्टार्ट किए। तो जब हम देख रहे थे शेप रेड ब्लड सेल का, हमें स्फेरिकल शेप में दिख जाना चाहिए था ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में, चूंकि ऑब्जर्व तो आप उसी में करोगे कंपाउंड में ही। हमें लगभग इस प्रकार का एक जो सेल है वो दिख रहा है, ऐसा, ये देखो ऐसा सेल होना चाहिए, ऐसा शेप होना चाहिए क्या आरबीसी का? ये देखो एक हमें और ऐसा दिख गया, होना चाहिए क्या? नहीं, आरबीसी की जो शेप है वो ऐसा दिखना चाहिए, और हमें दिख कैसा रहा है? ऐसा। इस शेप को बोलते हैं टीयर ड्रॉप सेल। क्या बोलते हैं? टीयर ड्रॉप सेल का मतलब क्या है? टीयर मतलब आंसू, रोते हैं ना तो आंसू ऐसा ही शेप होता है। अगर आंसू के शेप का हो गया है आरबीसी का शेप तो उसको बोलेंगे टीयर ड्रॉप सेल। और टीयर ड्रॉप सेल, ये सब के रीजन हमने पढ़ चुके हैं, अभी फिलहाल बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल मैं आपको सेल का छांटना और कमेंट करना पड़ता रहा हूं, फिर भी थोड़ा बहुत फॉर्मली बताना जरूरी है। टीयर ड्रॉप सेल यूजुअली आपको बोन मैरो अगर सफिशिएंट मैच्योर आरबीसी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है उस कंडीशन में आपको दिखेगा। ये हो सकता है कि टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन हुआ जिसके कारण बोन मैरो प्रोड्यूस कर पा रहा है, हो सकता है ट्यूमर हो गया जिसके कारण प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। ये सब डिटेल रीजन मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया जा चुका है। तो पहला टीयर ड्रॉप सेल दिख सकते हैं, शेप हमें देखना है। अगर ऐसा दिख रहा है शेप, स्फेरिकल शेप ना दिख करके अगर टीयर ड्रॉप सेल दिख रहा है तो कमेंट में टीयर ड्रॉप भी हमें मेंशन करना होगा। अब नेक्स्ट वन हमने देखा, चलो ये नहीं दिख रहा है, हमें नेक्स्ट वन जो है इस प्रकार का सेल दिख रहा है। कैसा? ये देखो इस प्रकार का। कैसा है ये? क्रेसिया मून लाइक, जैसे मून होता है ऐसा कटा हुआ मून, चंद्रमा, कटा हुआ चंद्रमा आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है तो आज आकाश में आसमान में देख लेना। कई सारे लोग होंगे जो अपार्टमेंट में रखते होंगे, उनको सूर्य और चंद्रमा दिखता ही नहीं होगा। कर हम लोग देहात से हैं, गांव में खेत में बैठ के 8 बजे रात को जाते हैं, खेत में बैठ के भी देख लेते हैं चंद्रमा ऐसा दिखता है। कुछ लोग आज जाके देखेंगे कि कैसा दिखता है। तो यदि रेड ब्लड सेल का साइज शेप ऐसा होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए। रेड ब्लड सेल का शेप तो हमें स्फेरिकल में दिखना चाहिए था, इसमें होता तो बाइकॉनकेव है, तो ऐसा दिख रहा है। मतलब क्या? इसको बोलते हैं सिकल सेल आरबीसी। और सिकल सेल आरबीसी अगेन इसको एक अलग प्रिपरेशन सिकल सेल एनीमिया को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। अगर नॉर्मल पीबीएस में भी दिख जाता है और नहीं तो हम अलग से भी सिकल सेल प्रिपरेशन करते हैं, उसको भी पढ़ाऊंगा। तो
इस प्रकार के आरबीसी आपको पीबीएस पे दिख रहा है तो उसमें आपको मेंशन करना होगा कमेंट में कि सिकल सेल आरबीसीज आर सीन। अब आगे ने सिकल सेल कब दिखेगा? एक हेरिडेटरी एनीमिया होता है, मतलब जन्मजातीय एनीमिया होता है। जब आपके पेरेंट्स में, जिसमें दिख रहा है उसके पेरेंट्स, जिस पेशेंट के ब्लड में दिख रहा है उसके माता पिता में एक हीमोग्लोबिन एस जीन होता है, वो एस जीन की डिफिशियंसी हो गई। वो एस जीन जो है हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस एस जीन के डिफिशियंसी से जो है उसके माता पिता में इस जीन की कमी होगी, जिसके कारण बच्चे में भी कमी होगी और फिर वो सफिशिएंट मैच्योर हीमोग्लोबिन नहीं बना पा रहा है, जिसके कारण आरबीसी को हीमोग्लोबिन नहीं मिला। तो आरबीसी को हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा काम, हम लोग तो पढ़ लेते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन ये करता है तो वो करता है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा काम होता है कि इट मेंटेन द शेप ऑफ द आरबीसी। हीमोग्लोबिन जो है शेप की आरबीसी को मेंटेन करने का काम करता है, सबसे बड़ा फंक्शन तो यही है। जो बाइकॉनकेव डिस्क लाइक पढ़ रहे हो ना, इट इज मेंटेन बाय द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही आरबीसी में हो तो शेप ही नहीं मेंटेन होगा, और शेप नहीं मेंटेन होगा तो आरबीसी फ्लेक्सिबल नहीं होगा, आपके हर एक कंपार्टमेंट तक पहुंच नहीं पाएगा। तो यहां हीमोग्लोबिन नहीं था मैच्योर, इसलिए इसका शेप मेंटेन नहीं हुआ और वो मुड़ गया, चंद्रमा के आकार का बन गया। ऐसा दिख रहा है तो आप कमेंट करके दोगे कि सिकल सेल आर सीन इन द ऑन द पीबीएस। आरबीसी वाले कैटेगरी में भी बताऊंगा, उस कमेंट पे आ जाऊंगा तुरंत। अगर इस प्रकार का कुछ सेल दिख रहा है, देखो दिखना चाहिए था स्फेरिकल, अगेन यहां ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अगर आरबीसी का शेप इरेगुलर हो गया है, या कुछ हेलमेट पहनते हैं ना हम लोग, आधा कटा हुआ लड़कियां लोग हेलमेट पहनती है, उस प्रकार का दिख रहा हो, जैसे देखो किधर क्या, ये देखो ये आधा कटा हुआ हेलमेट जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेलमेट सेल। क्या बोला जाता है इसको? हेलमेट सेल इसको बोलते हैं। तो आप कमेंट में मेंशन करके दो अगर ऐसा आरबीसी दिख रहा है तो हेलमेट सेल आर सीन। इस हेलमेट सेल को सिस्टोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोसाइट्स भी बोला जाता है इस हेलमेट सेल को। अगर ऐसा हेलमेट सेल आपको दिख रहा है तो आप लिख करके दो कि सिस्टोसाइट्स आर सीन या हेलमेट सेल आर सीन। ये हेलमेट सेल अगेन किस कंडीशन में दिखता है? जब आपके बॉडी में क्लॉट्स बन रहे हो, जैसे कि एक होता है डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हुआ हो, टीटीटी हुआ हो, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हुआ हो, इस कंडीशन में आपको जो है वो अगेन क्या दिखेगा? हेलमेट सेल दिखेगा। नेक्स्ट में आपको आरबीसी में दिख सकता है, नेक्स्ट हाँ ऐसा ही कुछ है, ठीक है ठीक है, उसको ऑन रखो। नेक्स्ट में अगर आपको आरबीसी कुछ इस प्रकार से दिख रहा हो, आरबीसी आपको ऐसा दिखना चाहिए, बीच में जो है वो व्हाइट कलर दिखना चाहिए, लेकिन बीच में ना दिख करके व्हाइट, यहां देखो एक डॉट दिख रहा है, इसको बोलते हैं टारगेट सेल। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोला जाता है टारगेट सेल बोला जाता है। टारगेट मतलब आप मेले में गए होंगे ना, ऐसे बंदूक से निशाना लगाने के लिए देता है या तीर से निशाना लगाने के लिए देता है, एक टारगेट देता है। अगर उस तरीके का टारगेट रेड ब्लड सेल के अंदर आपको दिखना स्टार्ट हो जाए, जो दिखना नहीं चाहिए, ये तो अबनॉर्मलिटी है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल ऐसा तो दिखता नहीं, अगर ऐसा शेप दिख रहा है रेड ब्लड सेल को तो आपको लिखना होगा टारगेट सेल्स आर सीन ऑन द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। अगेन टारगेट सेल कब दिखेगा आपको? अगेन टारगेट सेल आपको दिखेगा जब किसी को लिवर डिजीज होगी, इट इंडिकेट्स टू द लिवर डिजीज, इट इंडिकेट्स टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। इस कंडीशन में आपको टारगेट सेल दिख सकता है। और अगर आरबीसी, ये सभी एबनॉर्मल सेल शेप आपको दिख सकते हैं आरबीसी पे, जो आपको कमेंट में मेंशन करना होगा, और ये सभी आपको पीबीएस में ही दिखेगा और आपको देखना है ध्यान से। अगर ऐसा दिखता है तो लिखना है, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर मार देना है। अगर आपको रेड ब्लड सेल आप ऑब्जर्व कर रहे थे और रेड ब्लड सेल के ही अंदर देखो ये रेड ब्लड सेल है और इसके अंदर ब्लू कलर का एक न्यूक्लियस दिख रहा है। रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं। न्यूक्लियस जब भी स्टेन होगा, लिस्मन स्टेन से हमने पीबीएस किया है ना, तो न्यूक्लियस हमें ब्लू कलर का ही दिखेगा। बोलो यहां तो भी न्यूक्लियस जैसा आप बोल सकते थे ना, यहां क्यों नहीं बोले? क्योंकि यहां जिस कलर का रेड ब्लड सेल है उसी कलर का बीच वाला भी दिख रहा है, बीच वाला का कलर अलग नहीं है। बीच वाला अब हीमोग्लोबिन रेड कलर का, तो यहां भी पिंक कलर का रेड कलर का ही दिख रहा था, तो इसलिए न्यूक्लियस नहीं। न्यूक्लियस जब भी हम लिस्मन स्टेन से करेंगे तो ब्लूइश कलर का दिखेगा, इस प्रकार का दिखेगा, इसलिए न्यूक्लियस है, टारगेट सेल है। इसको बोलते हैं एनआरबीसी। इसको क्या बोलते हैं? एनआरबीसी। देखो यहां हमने शुरू में मेंशन करवाया था ना आपको, ये देखो एनआरबीसी, इसी को बोलते हैं न्यूक्लिएटेड आरबीसी। क्या बोला जाता है इसको? न्यूक्लिएटेड आरबीसी। न्यूक्लिएटेड आरबीसी क्यों दिख रहा है?
आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं। एरिथ्रोपोइसिस जब पढ़ा रहा था आपको तो बताया था कि जो लास्ट स्टेप मैच्योर आरबीसी बनता है उसके जस्ट पहले वाला स्टेप एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट में जो है न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। और वो रेटिकुलोसाइट जो है 24 घंटे पहले आता है, 24 से 48 घंटे पहले सर्कुलेशन में बोन मैरो से निकल करके, क्योंकि ये सारे सेल बोन मैरो में ही बनते हैं। और फिर वो मैच्योर आरबीसी में सर्कुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उससे न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो एब्सेंट हो जाता है। लेट नॉर्मोसाइट के बाद न्यूक्लियस दिखना बंद ही हो जाता है एरिथ्रोपोइसिस के स्टेप में, यदि आपको याद हो तो। यहां क्यों दिख रहा है? अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको कमेंट में मेंशन करके लिखना है कि देयर इज एन आरबीसी आर सीन। ये इंडिकेट कर रहा है कि रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन हो रही है वो बॉडी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। बॉडी के ह्यूज अमाउंट में रेड ब्लड सेल की नीड है, जिसके कारण जो है मैच्योर होने से पहले ही बोन मैरो जो है रेड ब्लड सेल को रिलीज कर दे रहा है आपके सर्कुलेशन में। ये मोस्टली कंडीशंस में तो बहुत कम, मोस्टली इनबॉर्न में, इन्फेंट्स में ज्यादा दिखता है, क्योंकि इन्फेंट्स में रेड ब्लड सेल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन ज्यादा लेना होता है, उनका रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है। होप तो समझ में आया। आरबीसी के नेक्स्ट वन जो कमेंट था आपको शेप समझ में आ गया, कौन कौन से शेप पे आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन जो आता है वो आता है सर अरेंजमेंट। क्या है नेक्स्ट वन? आरबीसी में आपको क्या देखना है सर? अरेंजमेंट देखना है। देखिए अब आरबीसी जो है आप पीबीएस पे ऑब्जर्व कर रहे थे, पीबीएस पे ऑब्जर्व करने के बाद नॉर्मल दिख रहा था तो हम लोग नॉर्मोसिटिक बोल दिए, छोटा दिख रहा था तो माइक्रोसिटिक बोल दिए, बड़ा दिख रहा था तो माइक्रोसिटिक बोल दिए। अब फर्ज करो मतलब कि ये सोचो कि एक पीबीएस देख रहे हैं और उस पीबीएस में हमको नॉर्मो भी दिख रहा है, नॉर्मोसिटिक आरबीसी भी दिख रहा है, नॉर्मल साइज भी है, माइक्रोसिटिक आरबीसी भी दिख रहा है, छोटा साइज भी है, और माइक्रोसिटिक आरबीसी भी दिख रहा है, बड़ा साइज भी आरबीसी का। बोलो ये क्या पंगा है? तो क्या आप कमेंट में तीनों लिखोगे कि माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और माइक्रोसिटिक तीनों दिख रहा है, ऐसा लिखोगे क्या? नहीं। यदि कोई भी, जैसे ये हमने एक पीबीएस देखा, इस पीबीएस में हमें माइक्रो भी दिखा, नॉर्मो भी दिखा और माइक्रो भी दिख रहा है, तो इन तीनों के कंडीशन में माइक्रो भी और भी दिख रहे हैं, तो इन तीनों के कंडीशन में जो एक कंडीशन होगा इसी को बोलते हैं अरेंजमेंट। किस प्रकार की व्यवस्था बना पड़ा है इसका पीबीएस में? अगर इस प्रकार के दिखता है आपको पीबीएस पर कोई भी ऑब्जर्वेशन, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनाइसोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? अनाइसोसाइटोसिस। इस कंडीशन में आप कमेंट में लिखोगे पीबीएस का कि अनाइसोसाइटोसिस आरबीसीज आर सीन, वो डॉक्टर समझ जाएगा कि तीनों इसका कंडीशन दिख रहा है। अब दूसरा कंडीशन फर्ज करो, पहला ये था कि हमने शेप वाला पे अब आते हैं। शेप मैंने क्या बोला? क्या तो टारगेट सेल दिखेंगे तो टारगेट सेल लिखोगे कि टारगेट सेल आर सीन, अगर टीयर ड्रॉप दिखता है तो लिखोगे टीयर ड्रॉप आर सीन। फर्ज करो, या सिकल सेल दिखेगा तो सिकल सेल लिखोगे। फर्ज करो कि ये सारे हमको एक ही में दिखने लगे फिर से, जैसे ये देखो, यहां पर देखो कुछ इस प्रकार की आरबीसी दिख रही है, मतलब इरेगुलर शेप आपको दिख रहा है। फर्ज करो, देखो यहाँ पे इस प्रकार का दिख रहा है, यहाँ पे इस प्रकार का आरबीसी दिख रहा है, यहाँ ऐसा दिख रहा है, यहाँ ऐसा दिख रहा है, यहाँ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। पूरे के पूरे पीबीएस में कोई एक प्रकार का आरबीसी दिख ही नहीं रहा, और कहीं कहीं पे जो है वो स्फेरिकल भी दिख रहा है। अगर साइज में वेरिएशन था तो हम उसको क्या बोल रहे थे? अनाइसोसाइटोसिस। यदि शेप में वेरिएशन हो आरबीसी की ऑन द पीबीएस, तो सबको तो मेंशन करके लिख नहीं सकते हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पोइक्लोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? पोइक्लोसाइटोसिस। अगेन कमेंट में अगर ऐसा दिखेगा पीबीएस पे तो लिखोगे पोइक्लोसाइटोसिस आर सीन आरबीसी के सामने। अब फर्ज करो एक और थर्ड कंडीशन को और फर्ज करो। सपोज दैट साइज में भी वेरिएशन दिख रहा है, छोटा बड़ा नॉर्मल, और शेप में भी वेरिएशन दिख रहा है, कोई कुछ, जैसे ये वाला। यहां देखो साइज में भी वेरिएशन, यहां पर जो है हमें वो साइज में भी वेरिएशन, शेप में भी वेरिएशन, देखो कितने सारे शेप दिख रहे हैं, ठीक है। और साइज में भी कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई नॉर्मल। अब साइज और शेप ये दोनों एक ही अगर पीबीएस पे एक ही पेशेंट के सैंपल में दिख रहा है, तो अब क्या लिखोगे? तो इस कंडीशन को लिखो, इफ द साइज इज द वेरिएशन in the size and shape both are available on the same PBS of the same patient in the RBC, this condition will known as the
अनआइसोपोइक्लोसाइटोसिस, इसको क्या बोलेंगे? अनआइसोपोइक्लोसाइटोसिस। क्यों? क्योंकि ये दोनों हो गया। इसको मैंने बोला कि साइज में वेरिएशन होगा तो अनआइसोसाइटोसिस, इसको मैंने बोला कि शेप में वेरिएशन है तो, बट इसमें दोनों की इक्वलिटी आ गई, साइज एज वेल एज शेप प्लस शेप दोनों के वेरिएशन है, इसलिए इस कंडीशन को बोलेंगे अनआइसोपोइक्लोसाइटोसिस। होप सो अब आरबीसी को देखना समझ में आया। जस्ट लेक्चर के शुरू में जब कमेंट लिखने के लिए बता रहा था कि आरबीसी की कमेंट यदि आपको लिखने जाना है तो उसमें इन 5 चीजों का ध्यान देना होगा। पहले साइज देखो, सपोज दैट आपने देखा आरबीसी को, उसमें आपको साइज जो है वो दिखा नॉर्मोसेटिक, तो आप यहां लिखोगे आरबीसी के कमेंट के सामने, आरबीसी के कमेंट के सामने नॉर्मोसेटिक, नॉर्मोसेटिक, ठीक। दूसरा में कलर देखा आपने, वो भी देखा नॉर्मल, तो आप लिखोगे नॉर्मोसेटिक, नॉर्मोक्रोमिक, बस ये लिख करके दे दोगे आप, आपका हो गया काम। अब अगर कंडीशन आता है कि क्या नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक भी कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, हो सकता है। नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया भी होता है, पता है कैसे होता है? जैसे एक्सीडेंटल कंडीशन, 2 घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ है किसी का, 2 घंटा भी मत लो, आधे घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया उसके बॉडी से, ठीक, एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है बॉडी से, ब्लड निकल गया, उसका ब्लड सैंपल आया हमें टेस्ट करने के लिए, हमने पीबीएस बनाया, ऑब्जर्व किया, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है तो आरबीसी की काउंट कम हो गई होगी, इतना जल्दी हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो जाएगा। अब आरबीसी की काउंट कम हो गई तो उसके चलते हीमोग्लोबिन में डिक्रीज हुआ है, ये सर्कुलेशन में हमारा जो सेल काउंटर है वो आपको रिजल्ट दे देगा कि आरबीसी भी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, क्योंकि अभी एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया। लेकिन पीबीएस पर आरबीसी, जो एक आरबीसी सिंगल आरबीसी है, उसके अंदर से तो हीमोग्लोबिन निकला नहीं होगा। जो हम लोग पीबीएस पे देख रहे होंगे उसमें रेड ब्लड सेल भी नॉर्मल दिख रहा होगा, उसमें रेड ब्लड सेल का साइज भी नॉर्मल दिख रहा होगा और उसमें रेड ब्लड सेल का कलर भी नॉर्मल दिख रहा होगा। अगर 1 महीने से किसी को या 15 दिन से हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक दिखने लगेगा, लेकिन सडनली एक्सीडेंट हुआ उसमें तुरंत नहीं दिखेगा, इसीलिए सेल काउंटर उसको पहले हीमोग्लोबिन करेंगे, हीमोग्लोबिन डिक्रीज है कि नहीं, सेल काउंट डिक्रीज है कि नहीं, तो इट इज अ कंडीशन। बट जैसा हमें आरबीसी ऑब्जर्व हुआ, जैसे हमने पहले कलर, पहले साइज और कलर पे लिख दिया, अब हम नेक्स्ट वन देखे शेप, तो शेप हमारा नॉर्मल था, कोई शेप में एब्नॉर्मलिटी नहीं दिखी, तो हमने शेप पे कोई कमेंट नहीं लिखेंगे। यदि शेप में दिखेगा एब्नॉर्मलिटी, जैसे हमें दिखा कि नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक में तो शेप का वेरिएशन दिखेगा नहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई एब्नॉर्मलिटी आया होगा, उसके बाद दिखेगा। तो अगर जैसे हमें ए वाला कंडीशन दिख रहा था, जैसे मैंने एक आपको दिखाया, शेप वाला किधर गया आपको, जैसे ए ही कंडीशन मान लो, यही कंडीशन मान लो, या इसी को मान लो, किसी को भी मान लो, इसको अगर हम मानेंगे तो इसमें तो हमें नॉर्मोसेटिक, नॉर्मोक्रोमिक और टीयर ड्रॉप तीनों दिख रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कमेंट, आरबीसी के सामने नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक विद फ्यू टीयर ड्रॉप सेल्स आर सीन, ऐसा लिखेंगे। क्लियर? अगर हमें सपोज दैट किधर गया, ऐसा कंडीशन दिख रहा है या ऐसा कंडीशन दिख रहा है, इसमें देखो कई सारे जो आरबीसीज हैं वो आपको जो है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक दिख रहा है, तो इस कंडीशन में लिखेंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक विद सिकल सेल्स आर सीन। जैसा आरबीसी दिख रहा है वैसा लिखेंगे, पहले साइज, फिर कलर, फिर शेप, ठीक। नेक्स्ट वन देखेंगे अरेंजमेंट, अगर अरेंजमेंट भी हमें नॉर्मल दिखा तो हम कुछ नहीं लिखने जा रहे, अरेंजमेंट सब ठीक था, इस प्रकार का किधर गया, नॉर्मल वाला यहां नहीं है, इस प्रकार का दिख रहा था तो हम कुछ नहीं देखे, ये तो सारा नॉर्मल अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट का कोई कमेंट नहीं लिखें। अगर एबनॉर्मलिटी आई, देखो आरबीसी में अगर नॉर्मल सब कुछ है, अगर आरबीसी में सब कुछ नॉर्मल है तो केवल कलर और साइज लिख के छोड़ देंगे, जिस पार्ट में एबनॉर्मलिटी होगी उस पार्ट को मेंशन करके देखेंगे। अगर जैसे अरेंजमेंट में आए, अरेंजमेंट हमें दिख रहा था अनाइसोपोइक्लोसाइटोसिस, तो यहां लिखेंगे आरबीसी, अगर नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक दिख रहा है उसके साथ कुछ अनाइसोपोइक्लोसाइटोसिस दिख रहा है तो लिखेंगे नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक विद फ्यू अनाइसोपोइक्लोसाइटोसिस, जो दिखेगा वो लिखेंगे, बस अपने से एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। समझ में आया होगा कि कैसे हम रेड ब्लड सेल का कमेंट लिखेंगे। क्लियर है? होप से समझ में आ गया होगा।
दूसरा कमेंट जो आता है सर हमारे पास ये है WBC व्हाइट ब्लड सेल का कमेंट हमें कैसे लिखना है। देखिए व्हाइट ब्लड सेल में हम लोग दो प्रकार की काउंटिंग करते हैं प्रीवियस से ही। एक हम लोग WBC की बात करूं, इसमें दो प्रकार के हम लोग काउंटिंग करते हैं सर। फर्स्ट वन करते हैं TC जिसको हम लोग बोलते हैं TLC भी, और सेकेंड वन काउंट किया जाता है DC जिसको हम लोग बोलते हैं DLC भी। TC का मतलब क्या हुआ, टोटल काउंट या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और दूसरा होता है DLC का मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो सबसे पहले TLC का कमेंट हम लोग लिखते हैं WBC में। TLC की नॉर्मल रेंज कितना होती है, 4000 से 11000, 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब आपने यहां पर किया हुआ है काउंटिंग, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है, तो ये WBC की काउंटिंग जितनी आई होगी उसी WBC के काउंटिंग के बिहाफ पर जो हम यहां लिखेंगे। अगर WBC की काउंटिंग 11000 से इंक्रीज था तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, अगर ये कंडीशन पे वहां दोनों लिख देता हूं शायद आपको याद न रहे। अगर कितना इसका नॉर्मल रेंज था सर, 4K से 11K। अगर 11K से ज्यादा था, इंक्रीज हो था और WBC TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर 4000 से डिक्रीज था ल्यूकोसाइट काउंट तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। ठीक है जी सर, यही बोलते हैं। अगर इसके बीच में है 8000, 9000, 5000, 6000 आया तो नॉर्मल है, उसमें आपको कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा है। दोनों कंडीशन में लिखेंगे कैसे, ये समझ लो। पहले आप नॉर्मलिटी का फिर नॉर्मल का। सपोज दैट WBC का काउंट आया है 13000, 15000, तो क्या लिखेंगे WBC के सामने, ल्यूकोसाइटोसिस सिन। क्या लिखेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस सिन, क्योंकि काउंट बढ़ गया। अगर कम आया है 4000 से तो क्या लिखेंगे, ल्यूकोसाइटोपेनिया सिन। दोनों कंडीशन समझ लिया। आप समझ लो कि नॉर्मल है हमारा, न बढ़ा न घटा, तो क्या लिखेंगे सर, तो लिखेंगे WBCs आर नॉर्मल इन साइज एंड शेप, क्योंकि WBC नॉर्मल दिख रहा है। या ऐसा हम लिखेंगे WBCs आर नॉर्मली सीन। WBC जो है वो हमें नॉर्मली दिखा, ना साइज न काउंट बढ़ा था ना घटा था। अभी TLC भी यहाँ पे हुआ। अब ये बात जान लिया आपने, TLC में तीन चीज ही, बढ़ा होगा, घटा होगा या नॉर्मल होगा। अब आते हैं TLC पे, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, उसको भी लिखना है सर। हमने डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी हमने कर लिया है पिछले क्लास में ही, सबका रेंज आ गया। अब सपोज दैट हमारा DLC सब नॉर्मल है, DLC सब नॉर्मल है, न न्यूट्रोफिल बढ़ा है न इस्नोफिल बढ़ा घटा, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों में से कुछ भी नहीं हमारा होगा, न न्यूट्रोफिल, न बेसोफिल, न इस्नोफिल, न लिम्फोसाइट, न मोनोसाइट, सब नॉर्मल है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा सारा का सारा TLC भी नॉर्मल था, तो TLC हमने लिख दिया कि WBC आर नॉर्मली सिन। अगर DLC भी नॉर्मल है तो लिखेंगे इसके बाद, सिन के बाद, नो इमैच्योर सेल्स आर सिन, यानी कि हमें WBC के डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के भी जो हमने देखा वेरिएशन, उसमें भी कुछ नहीं दिखा, तो हम लिखेंगे WBC आर नॉर्मली सिन विद नो इमैच्योर RBC, नो इमैच्योर सेल सिन, ऐसा कॉमा दो और लिखो नो इमैच्योर सेल्स सीन, मतलब हमें कोई भी वेरिएशन DLC में भी नहीं दिखा। अब सपोज दैट हमें वेरिएशन दिखा, जैसे हमारा न्यूट्रोफिल जो था वो 90% था, तो न्यूट्रोफिल क्या हुआ, इसमें बढ़ा हुआ है, 60 से 75, 60 से 70% होना चाहिए, 80% होना चाहिए, किसी किसी बुक में मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमें 90% आया है न्यूट्रोफिल, तो यदि न्यूट्रोफिल बढ़े तो न्यूट्रोफिलिया, घटे तो न्यूट्रोपेनिया, इस्नोफिल बढ़े तो इस्नोफिलिया, इस्नोफिल घटे तो इस्नोपेनिया, बेसोफिल बढ़े तो बेसोफिलिया, बेसोफिल घटे तो बेसोपेनिया, लिम्फोसाइट बढ़े तो लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट घटे तो लिम्फोसाइटोपेनिया, मोनोसाइट इंक्रीज हो तो मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइट डिक्रीज हो तो मोनोसाइटोपेनिया। हमारा न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रोफिलिया है। ये सारे कंडीशन हम लोग DLC कर रहे थे तब भी, ये इस पहले वाले पार्ट में नहीं, जब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट आपको पूरा के पूरा WBC को पहचानना सिखा रहा था, उसमें भी पढ़ा चुका हूं कि नॉर्मल काउंट, इंक्रीज और डिक्रीज को क्या कहते हैं, पूरा डिटेल में हो चुका है। तो अब हमें क्या दिखा, न्यूट्रोफिलिया दिखा। अगर हमारा जो RBC का WBC का काउंट जो था वो नॉर्मल था, जो TLC का काउंट था वो नॉर्मल था,
लेकिन न्यूट्रोफिलिया कुछ बढ़ा हुआ है। आप कहोगे सर न्यूट्रोफिल बढ़ा तो डब्ल्यूबीसी भी बढ़ जाना चाहिए। यूजुअली थोड़ा बहुत बढ़ता है तो नहीं बढ़ता है, अगर बहुत ज्यादा जैसे 90% है तो बहुत ज्यादा ही है, तो इस कंडीशन में आपको टीएलसी भी बढ़ जाएगा। जैसे 80% नॉर्मल है, 82 हुआ तो आपको टीएलसी नहीं ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगर ये बढ़ा हुआ दिखाए तो हम क्या लिखेंगे, नो नॉर्मली सेल्स आर सीन विद रिलेटिव न्यूट्रोफिलिया। या अगर हमारा ल्यूकोसाइट भी बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल भी बढ़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस विद रिलेटिव न्यूट्रोफिलिया, विद रिलेटिव न्यूट्रोफिलिया, विद रिलेटिव इस्नोफिलिया, विद रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस। जो बढ़ा हुआ है या जो घटा हुआ है वो लिखेंगे। अब सपोज दैट डब्ल्यूबीसी के कंडीशन में जो लिम्फोसाइट होते हैं सारे, तो आपको न्यूट्रोफिलिया, पेनिया और फिलिया दो चीज बतानी है डीएलसी में। नेक्स्ट वन आता है कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं सर, उसमें एक सेल्स होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के कंडीशंस में एक्चुअल में लिम्फोसाइट जो है मेनली वायरस के प्रति, आपको वायरस के अगेंस्ट जो है इम्यूनोलॉजी शो करता है, इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। तो वायरस को किल करने के कंडीशन में इसके जो देखो ये जो न्यूक्लियस है, जो ओवल या स्फेरिकल शेप में होते हैं, वो इरेगुलर शेप में इस प्रकार से हो जाते हैं। उनको मारने के कंडीशन क्यों हुआ, ये हुआ ड्यू टू द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द वायरस। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि एब्नॉर्मलिटी उसके बॉडी में है। तो ये लिम्फोसाइट का है। लिम्फोसाइट के कंडीशन में अगर लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो उसका न्यूक्लियस भी देखो कैसा है। सबके न्यूक्लियस खराब नहीं होंगे, न्यूक्लियस लिम्फोसाइट के खराब हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, अगर यहाँ लिम्फोसाइट भी बढ़ा हुआ है डब्ल्यूबीसी के कंडीशन में, तो आप कमेंट में क्या करोगे, ल्यूकोसाइट भी बढ़ा हुआ था तो ल्यूकोसाइटोसिस विद रिएक्टिव लिम्फोसाइटोसिस। क्या लिखोगे, विद रिएक्टिव लिम्फोसाइटोसिस। रिएक्टिव का मतलब क्या हो गया, लिम्फोसाइट रिएक्शन किया हुआ है, दिख रहा है मेरे को न्यूक्लियस। और ऐसे हम क्या लिख रहे थे, रिलेटिव लिख रहे थे, रिलेटिव लिखा है क्या मैंने, कहा नहीं, रिलेटिव न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया। इस प्रकार से जो है आरबीसी का कमेंट आपने लिखना सीखा, इस प्रकार से जो है आप डब्ल्यूबीसी का कमेंट लिख लिए। अब दोनों के कमेंट आपने पीबीएस देख के लिख लिया। थर्ड वन आता है प्लेटलेट का कमेंट। प्लेटलेट के कमेंट में बहुत ज्यादा देखना नहीं होता है, दो चीज देखना होता है। एक तो प्लेटलेट की काउंट, अगर प्लेटलेट की नॉर्मल काउंट कितना होता है सर, प्लेटलेट की नॉर्मल काउंट होता है 1.5 से 4 लाख या 4.5 लाख भी आपको किसी किसी सेल्स बुक में दिख सकता है, लाख सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर या पर माइक्रोलीटर ब्लड। अब अगर 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट की काउंट है तो ये काउंट नॉर्मल है। तो इस कंडीशन अगर नॉर्मल काउंट है प्लेटलेट का, तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, प्लेटलेट आर सीन इन एडिक्वेट नंबर। प्लेटलेट के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, यहां नीचे लिखता हूं, प्लेटलेट्स आर सीन एडिक्वेट इन नंबर, सीन एडिक्वेट इन नंबर, मतलब कि जितने नंबर में प्लेटलेट होना चाहिए 1.5 से 4.5 उसी के बीच में हमारा आया है, तो हमें प्लेटलेट जो है सही मात्रा में दिख रहा है, जितना नंबर में होना चाहिए वो दिख रहा है, इसलिए हमने वो लिख दिया। लेकिन अगर प्लेटलेट बढ़ गया 4.5 लाख से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो आप ये ना लिख करके फिर उस कंडीशन में लिखोगे प्लेटलेट के सामने थ्रोम्बोसाइटोसिस सिन। अगर घट गया है 1.5 लाख से तो उस कंडीशन में लिखोगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिन। आई बात, दोनों बात समझ में, क्या लिखोगे, नॉर्मल में क्या लिखोगे, घटे बढ़े में क्या लिखोगे। अब कंडीशन आता है कि कितना घट या बढ़ जाएगा तो हम थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लिख सकते हैं। जैसे एक मैंने बोला 4.5 लाख नॉर्मल रेंज है, तो 4.5 लाख है तो 4.6 अगर हो गया, 4,60,000 हो गया, तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे। बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे 4.5 है ना, 5 लाख हो गया, 5.5 हो गया, तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस लिखोगे। आप बोलोगे कि अगर 4,60,000 हुआ तो उस कंडीशन को क्या लिखोगे, उस कंडीशन को लिखोगे कि फ्यू प्लेटलेट्स आर इंक्रीज्ड इन द नंबर। मेंशन कर दोगे कि फ्यू इंक्रीज हुआ, ना कि थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया। वैसे ही फ्यू डिक्रीज इन नंबर, अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंडीशन जैसे 1,40,000 हो गया, 1,45,000 है, तो अब जैसे 1 लाख हो गया, 90,000 हो गया, 80,000 हो गया, 40,000 प्लेटलेट हो गया, तो इस कंडीशन को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इस प्रकार से प्लेटलेट का कमेंट लिखोगे। प्लेटलेट कमेंट में दूसरी चीज और आता है, एक तो आपने नंबर के बिहाफ पे, नंबर जो है आप पिछले हमने यहाँ नंबर निकाल चुके हैं, पिछले क्लास में हम लोग, यहाँ किधर गया प्लेटलेट भाई, प्लेटलेट काउंट, यहाँ देखो पिछले क्लास में हमने नंबर निकालना सीख लिया है।
तो हम जिस प्रकार से हमारा नंबर आया होगा उसी हिसाब से लिख देंगे। दूसरा आता है मोर्फोलॉजी में देखने के लिए प्लेटलेट के लिए दो बातें देखने के लिए आता है। प्लेटलेट का साइज कितना होता है सर? 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है, डॉट डॉट सेल में दिखता है। अगर प्लेटलेट की साइज ज्यादा बढ़ गया हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं जिएंट सेल। क्या बोला जाता है सर? उस कंडीशन को बोला जाता है जिएंट सेल। जैसे देखो प्लेटलेट, अगर आप मोर्फोलॉजी देखोगे पीबीएस पे, पिछले क्लास में हालांकि देख चुके हो, देखो इस प्रकार का दिखेगा पूरे पीबीएस पे आपको डॉट डॉट जो है, ये ब्लू ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है, यही प्लेटलेट है। अगर उसी पीबीएस पे या ये ऐसा ना दिख करके, डॉट डॉट में ना दिख करके देखो प्लेटलेट इतना बड़ा हो जाए, देखो ये आरबीसी है, ठीक है, प्लेटलेट लगभग आरबीसी के साइज का हो गया। इसी प्लेटलेट को हम बोलते हैं जिएंट सेल। क्या बोला जाता है सर इसको? जिएंट सेल। जिएंट सेल मतलब, जिएंट मतलब ऐसे मीनिंग होता है राक्षस, मतलब बड़ा। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप लिखोगे प्लेटलेट के सामने मेंशन करके, जैसा अगर थ्रोम्बोसाइटोसिस है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, या नॉर्मल प्लेटलेट है तो भी लिखोगे कि प्लेटलेट आर सीन इन द एडिक्वेट इन नंबर विद फ्यू जिएंट सेल, या फ्यू दिख रहा है, मॉडरेट दिख रहा है, ह्यूज दिख रहा है, जैसा दिख रहा है उसको जिएंट सेल को मेंशन करोगे। जिएंट सेल लगभग जो है एक हेरिडेटरी सिंड्रोम होता है, एक कंडीशन होता है जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है बीएसएस। क्या बोला जाता है? बीएसएस, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। इस कंडीशन में जिएंट सेल लगभग आपको पीबीएस में दिखता है, जो रेयर है, हमेशा नहीं दिखेगा। अगर दिख रहा है पीबीएस पे ऐसा तो आप उसको भी कमेंट में मेंशन करोगे। थर्ड वन आपको दिखता है जैसे इस प्रकार का प्लेटलेट ऐसे दिखना चाहिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, लेकिन प्लेटलेट आपको दिख रहा है इस प्रकार से गुच्छे में बना हुआ। ये क्या है सर? ये पीबीएस पे हमें क्लॉट दिख रहे हैं, प्लेटलेट जो है क्लम्स बना हुआ दिख रहा है। प्लेटलेट क्लम्स कब बनेगा? जब इंटरनल क्लॉटिंग हो रही है तब, या आपने जो ब्लड लिया है एडीटीएम सैंपल वो क्लॉट हो गया है तो पहले जांच कर लो कि आपका ब्लड तो सैंपल तो सही था। यदि सही है तो पेशेंट के सर्कुलेशन में क्लॉट बन रहा है, जिसके कारण जो है प्लेटलेट का क्लम्स गुच्छा बन जा रहा है। अगर इस प्रकार से क्लम्स दिख रहा है तो भी आप कमेंट में लिखो। जैसे नॉर्मल है या बढ़ गया है प्लेटलेट का काउंट तो लिखो प्लेटलेट के सामने कि थ्रोम्बोसाइटोसिस सीन विद फ्यू क्लम्स। क्या लिखो? विद फ्यू क्लम्स, फ्यू विद मॉडरेट क्लम्स, विद ह्यूज क्लम्स, या क्लम्स की ग्रेडिंग दे सकते हो। जैसे आपने लिखा कि थ्रोम्बोसाइटोसिस सीन, मतलब कि प्लेटलेट का काउंट बढ़ा हुआ था विद क्लम्स, मतलब काउंट भी बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ आया है तो लिख दिया हमने, क्लम्स भी हमें दिख रहा है। क्लम्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो एक अगर हमें दिख रहा है फील्ड में, लगभग 10-20 फील्ड में अगर देख ले, अगर 80-90 दिख गया तो बहुत ज्यादा है। 8 एक फील्ड में बहुत ज्यादा क्लम्स दिख रहे हैं, तो क्लम्स के सामने आप 4+ भी दे सकते हो, 3+ भी दे सकते हो, 5+ भी दे सकते हो। बस 5+ तक, इससे ऊपर मत चले जाना, 4 तक ही रखो। 4+ तक ही ज्यादा ग्रेडिंग दी जाती है। 2+ भी दे सकते हो, 1+ भी दे सकते हो। जैसा आपको क्लम्स दिख रहा है एक फील्ड में एवरेज, उस हिसाब से आप उसको क्लम्स की भी रिपोर्टिंग दे सकते हो। तो इस प्रकार से प्लेटलेट की भी कमेंट लिखते हैं। समझ में आया होगा। लास्ट में और कमेंट्स वाले ही सीबीसी की रिपोर्ट में आप देखो कि लास्ट में लिखा हुआ रहता है हेमोपैरासाइट। तो यदि हेमोपैरासाइट दिख रहा है तो जो दिखेगा लिखोगे, नहीं दिखेगा तो यूजुअली हेमोपैरासाइट के सामने लिखोगे नोट सीन। क्या लिखोगे? नोट सीन। अब हेमोपैरासाइट जो है मतलब वैसे पैरासाइट जो ब्लड में दिखते हो। ब्लड में मेनली जो है 2 प्रकार के पैरासाइट्स देखे जाते हैं पीबीएस पे, एक होता है मलेरिया और एक होता है माइक्रोफिलेरिया। किसी को मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो ब्लड में दिखेगा, और अगर किसी को माइक्रोफिलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो भी ब्लड में दिखेगा। अगर माइक्रोफिलेरिया दिखेगा आपको ब्लड में तो कुछ इस प्रकार का सांप के जैसा देखो आकार दिखेगा सर। देखो ये है माइक्रोफिलेरिया, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो यह है माइक्रोफिलेरिया। और यदि इस प्रकार का बनाना शेप स्ट्रक्चर या इस प्रकार का आरबीसी के अंदर रिंग दिख रहा है मल्टीपल, बहुत सारे, देखो आरबीसी के अंदर कितना रिंग है, तो ये सारे जो है रिंग, ये सभी के सभी जो है वो मलेरिया है, मलेरिया के कंडीशन में दिखेगा। और ये जो आपको दिखेगा सांप का स्ट्रक्चर, ये दिखेगा फाइलेरिया के कंडीशन में। इसको बोलते हैं माइक्रोफिलेरिया। क्या बोलते हैं? अगर दिख रहा है तो हेमोपैरासाइट के सामने लिखोगे माइक्रोफिलेरिया सीन। अगर मलेरिया दिख रहा है तो हेमोपैरासाइट के सामने कमेंट में लिखोगे मलेरिया पैरासाइट्स आर सीन। और दोनों में से कुछ भी नहीं दिख रहा है तो बस लिखोगे नोट सीन या नोट फाउंड। क्लियर है?
तो सीबीसी की कमेंट इस प्रकार से लिखी जाती है, जिसमें आरबीसी के भी कमेंट लिखना आप सीख गए होंगे, डब्ल्यूबीसी के भी कमेंट लिखना सीख गए होंगे, प्लेटलेट के भी कमेंट लिखना सीख गए होंगे, और हेमोपैरासाइट के भी कमेंट लिखना सीख गए होंगे। होप सो ये क्लास आपको इंफॉर्मेटिव लगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो ठीक ही है। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।